ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नई टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो इससे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स में पढ़ी वो क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले पढ़ी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक चार्ज स्टेशनरी स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। फिर उसके बाद दूसरी चैप्टर्स, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स आई उसमें हमारा था मैग्नेटिक फील्ड, यानी वही चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे तो जब वो मूवमेंट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उसके साथ एक और फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वो थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने देखा कि एक मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ी। अब ये जो चैप्टर 6 है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने का काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करने का काम करेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर हमारी बेसिकली स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी फैराडेज और हेनरी के एक्सपेरिमेंट से। वो एक सडन एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने पूरी की पूरी फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स क्या था, तो जो हमारा फैराडेज और हेनरी का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि एक लूप था, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया गया। याद है ना गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर क्या है, तो करंट डिटेक्ट करने के काम करती है। तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया और ये एक मैग्नेटिक बार लिया गया और इसके पास लाया गया। जब इसमें मैग्नेटिक बार को इसके पास लाया गया तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करी। ठीक है, और जब इस मैग्नेटिक बार को दूर लेके जाया गया तो जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन अगर सपोज लेफ्ट साइड है तो नेक्स्ट बार मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन राइट साइड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अगर मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने का काम करती है, इसका मतलब है देयर मस्ट बी अ करंट इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर्स का काम ही करंट डिटेक्ट करने का है। तो ये फैराडेज और हेनरी का एक्सपेरिमेंट है। उसने क्या देखा कि अगर मैग्नेट्स को, ठीक है, किसी कॉइल के, ठीक है, किसी कॉइल के नज़दीक लेकर के जाते हैं तो उसमें नज़दीक लेके जाते हैं, ध्यान रखना कि जब लेके जा रहे होते हैं उस प्रोसेस में इसमें करंट इंड्यूस होता है, डिफ्लेक्शन शो करती है, पर यहाँ पहुँचाने के बाद अगर रेस्ट कंडीशन पे रख देते हैं तो देयर विल बी नो एनी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सिमिलरली जब दूर ले जा रहे होते हैं तब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, दूर ले जाकर के एक पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया था वो भी बहुत कमाल का था। एक्चुअली वो बहुत टाइम से इस चीज़ को ढूंढने का कोशिश कर रहे थे पर वो किसी तरह के रिजल्ट्स पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फाइनली जब वो गुस्सा होकर के मैग्नेटिक बार को गुस्से से बाहर, खिड़की से बाहर फेंके तो देखे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो फिर से मैग्नेट को उठा के लेके आए, फिर से बाहर फेंके, फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ले आ रहा है। इस बार फिर मैग्नेट्स को उसके पास नज़दीक लेके गए स्पीड के साथ, तो फिर देखा डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, और हर बार जो डिफ्लेक्शन था, ठीक है, वो अपोजिट था। अगर लेके जा रहे हो तो अगर डिफ्लेक्शन राइट के साइड है तो लेके आने के टाइम इसकी डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड हो जाती थी, यानी करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर जा रहा था। ठीक है, तो यही था हमारा फैराडेज और हेनरी का एक्सपेरिमेंट। ओके, और इसमें यह भी थी कि सिर्फ मैग्नेट को मूव करने पे नहीं, मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, आप लूप को मूव करो। ये जो आपका कॉइल है उसको मैग्नेट से दूर लेके जाओ तो उसमें भी एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, यानी इसमें करंट जनरेट होगा। ठीक है, इसके पास लेके आओ तब भी उसमें एक करंट जनरेट होगा। यानी अगर आइदर आप लूप को मूव करो या फिर मैग्नेट को मूव करो, दोनों ही कंडीशन में एक करंट इंड्यूस हो रही थी हमारे इस कॉइल में। ठीक है, अगर कॉइल के वैल्यू को, कॉइल में लिंक्ड कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज करनी थी तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़े। अगर 1 टर्न है, अगर करंट की वैल्यू डिफ्लेक्शन स्लाइट है, ठीक है, तो उसके जगह में अगर टर्न्स को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। ओके, तो ये थी हमारी फैराडेज और हेनरी की एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं, एक छोटी सी टॉपिक है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेम कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहती है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एरिया, ठीक है, क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज्ड एरिया और क्लोज लूप इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? कैसे, सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर जिसका सरफेस एरिया ए है। ठीक है, आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस पर्टिकुलर प्लेन, ठीक है, प्लेन एरिया जो है उसको आप रख रहे हो, और इसकी जो ये प्लेन जो है आपका, उसका डायरेक्शन अगर सपोज इस है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है किसके, इसके प्लेन का मतलब इसके सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो उस सिचुएशन पे
जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होंगे इस सरफेस पे वो कितने के बराबर होगा, बी ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो भी वैल्यू है, ए जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कॉस थीटा, जो भी इसके सरफेस का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच जो भी डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो एंगल के रिस्पेक्ट में यूनिट कितनी हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फैराडेज एंड हेनरी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद उसने बताया, ठीक है, परफॉर्म करने के बाद बताया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है, ठीक है, क्या हो रही थी कि ये कॉइल है, इससे अगर मैग्नेट्स को दूर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी का स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कितने के बराबर है, बी ए कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है, फाइव बी के बराबर है। तो वो वैल्यू अगर चेंज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसमें एक करंट इंड्यूस होता है। तो इस पे बेस्ड फैराडेज ने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या था, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट और कॉइल इंड्यूसेस ए ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूसेस एन ईएमएफ, ठीक है। तो किसी भी कॉइल कोई भी कॉइल जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी लिंक्ड है, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, रेट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी सर्किट में, एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट विल बी गिवन बाय ई माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। डी फाइव बी, ये जो फाइव बी है वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी कि बी ए कॉस थीटा है, ठीक है, वो उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो वो एक इंड्यूस्ड करेगी, क्या हमारी एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी, एक वोल्टेज जनरेट का काम करेगी, एक करंट इंड्यूस करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करके हम लोग किस चीज़ को इंड्यूस करने का काम कर रहे हैं, करंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे कि हमारा जनरेटर है, सबसे ज़्यादा हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जिसमें जनरेटर होता है, डायनामो रोटेट करती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इस छोटे से प्रिंसिपल पे काम करता है जो हमारा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।